हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का एक नए सेशन में। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हो कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ महासागर मौजूद हैं। पूर्वी डायरेक्शन में बंगाल की खाड़ी है तो पश्चिमी और अरब सागर मौजूद है। तो अरब सागर के अंतर्गत भी कुछ खाड़ियां मौजूद हैं। जैसे आप गुजरात के सेक्शन में देखो तो कच्छ की खाड़ी और फिर खंबात की खाड़ी। भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच यहां पर मन्नार की खाड़ी, और यहां पर पूर्वी भाग में पूरे इलाके में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है। तो आज हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कि खाड़ी है क्या, खाड़ी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और भारत में जो खाड़ियां मौजूद है उनसे संबंधित जो जो प्रमुख चीजें हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। आज आपको जानकारी मिलने वाली है पिरोटन आइलैंड के बारे में, पीरम आइलैंड के बारे में, साथ ही साथ राम सेतु के संदर्भ में भी आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। एडम ब्रिज है वो भारत और श्रीलंका के बीच कहां पर अवस्थित है, वो कौन से दो जगह हैं जहां पर ये मौजूद है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी भी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को काइंडली आप ध्यान से देखें। ओके गाइस, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्ड आती है खाड़ी। तो जैसा कि मालूम है हिंदी में खाड़ी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, फिर इस ओर देखें तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। बट इंग्लिश की मैं बात करूं तो यहां पर बे और गल्फ ये दो वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बे का क्या अर्थ होता है और गल्फ का क्या अर्थ होता है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है यानी हमारा तटीय इलाका, ये जो है इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये बंगाल की खाड़ी है, और ये पश्चिमी हिस्सा जहां अरब सागर मौजूद है, एक्चुअली ये हिंद महासागर का ये उत्तरी भाग है। और इस उत्तरी भाग को हमारा प्रायद्वीपीय सेक्शन दो भागों में बांट देती है। तो जो दो भागों में बंटती है तो पूर्वी भाग हो जाते हैं बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग में अरब सागर मौजूद है। तो अरब सागर की ओर हम लोग दृष्टि डालें तो यहां पर गुजरात के क्षेत्र में दो खाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। जैसा आपको यह पता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप की जो परिभाषा है उसके अनुसार जिस भूखंड के तीन ओर जल क्षेत्र हो और एक ओर वो स्थलखंड से जुड़ा हुआ हो तो प्रायद्वीप है। जैसे हमारा ये सेक्शन तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है और एक ओर ये स्थल से जुड़ा है तो ये हमारा प्रायद्वीपीय सेक्शन हुआ। अब खाड़ी की ओर देखें, वैसा जल क्षेत्र जो तीन ओर से, ध्यान रखिएगा, जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो और एक ओर वो समुद्र से मिला हुआ हो तो वैसा क्षेत्र खाड़ी कहलाती है। फिर भाई अंग्रेजी में इसे बे और गल्फ ये दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल क्यों की जाती है, तो आप जरा इसे बोर्ड पर समझें। जैसा कि आप मैप में देखे होंगे कि बंगाल की खाड़ी जो मौजूद है उसका एक बड़ा हिस्सा जो हिंद महासागर का पार्ट है, आप अगर देखें तो यहां पर आप गौर करें, प्रायद्वीपीय भारत का ये अगर सेक्शन आप ध्यान से देखें तो इस तरह से कुछ म्यांमार के सेक्शन से लेके इस तरह से ये गई हुई है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मौजूद है। तो ये जो सेक्शन क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी मौजूद है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसके तीन ओर स्थलखंड है और एक और ये क्या है, सागरों से ये जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ बे। तो बे इसलिए इसे कहा गया कि जिस खाड़ी का एक बड़ा भाग समुद्र की ओर जुड़ा हुआ हो, यानी उसका बड़ा हिस्सा अगर पानी से मिलता हो तो उसे बे कहा गया है इंग्लिश में। गल्फ वैसे इलाकों को कहा जाता है जिसका बड़ा क्षेत्र स्थल से घिरा हो और एक छोटा सा पार्ट जल से जुड़ा हुआ हो। आप बोर्ड पर गौर करें, इस सेक्शन को आप अगर यहां पे गौर करें तो ये हमारा कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी में एक बड़ा सेक्शन आप देख रहे हो कि स्थल से घिरा हुआ है और एक छोटा सा पार्ट जल से लगा हुआ है, तो ये भी खाड़ी का ही सेक्शन है। और फिर यहां पर खंबात की खाड़ी की ओर देखें जो इस सेक्शन में मौजूद है, यहां पे आप गौर करें, ये भी तीन ओर स्थलखंड से जुड़ा है और दूसरी ओर ये सागर से जुड़ा है, तो यहां भी स्थल की बनिस्पत ये छोटे इलाके हैं। तो वैसे इलाके जिसका बड़ा भाग स्थल से घिरा हो और एक छोटा हिस्सा जल से लगा हुआ हो तो वैसे क्षेत्रों को अंग्रेजी में गल्फ शब्द से अभिहित किया गया है। और वो इलाके जो तीन ओर से स्थल से घिरे हो लेकिन उसका एक बहुत बड़ा भाग जल से जुड़ा हो तो उसके लिए बे शब्द का प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और सिमिलर यहां पर मन्नार की खाड़ी।
ध्यान रखिएगा, पेनिनसुलर भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी शुरुआत कहां से होती है? पहले आप यहां पर देखिए, जैसा कि मालूम है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य सेक्शन से होकर क्रॉस करती है। 23 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो लगभग मध्य भाग से भारत की गुजरती है। आप गौर कीजिए इस मैप पे, यहां से इस सेक्शन की मैं अगर बात करूं तो पेनिनसुलर भारत यहां से स्टार्ट होता है साउथ की ओर। तो यहां से ये सेक्शन आप देख ले, मान लीजिए ये सेक्शन यहां पर है, तो ये जो सेक्शन मैं ड्रॉ कर दूं, यहां से पेनिनसुलर इंडिया की शुरुआत हो जाती है, प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत हो जाती है। और ये जो रेखा मैंने ड्रॉ किया है ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जहां से पेनिनसुलर इंडिया की शुरुआत होती है। ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ हमारे पेनिनसुलर भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, और ये साउथ की ओर जैसे जैसे अग्रसर होती है ये नैरो होती चली जाती है, ये कम होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। और ध्यान रखिएगा 22 डिग्री नॉर्थ से ये आरंभ होती है हमारा प्रायद्वीपीय सेक्शन, और यहां 8 डिग्री 4 मिनट, याद होगा कैप कैमोरिन कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है। तो यहां से यहां के बीच यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय सेक्शन है वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड तक विस्तृत है, फैली हुई है। और इसी प्रायद्वीपीय भारत के दो ओर हमारा सागरीय क्षेत्र भी मौजूद है। बारी बारी से हम लोग खाड़ियों को देखते हैं, जो उसकी विशेषताएं है उसे समझते हैं। कच्छ की खाड़ी सबसे पहले हम लोग लेते हैं। अब कच्छ की खाड़ी का लोकेशन देखिए, ध्यान से देखिए, ये गुजरात प्रांत के अंतर्गत ही मौजूद है। इसे मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में बनाऊं तो आप यहां पर गौर करें, गुजरात का ये जो सेक्शन है इस तरफ आप देखिए, ये कच्छ का इलाका और ये सौराष्ट्र का इलाका जिसे हम आमतौर पर काठिया प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुलर के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेक्शन यही है हमारी कच्छ की खाड़ी जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन कच्छ का इलाका और ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट, ये दो जिले हैं गुजरात के, तो इन दो जिलों के मध्य यह खाड़ी मौजूद है। ये कच्छ जिला है और ये जामनगर जिला है। इसके अलावा इसके प्रवेश मार्ग में ही यहीं पर ओखा बंदरगाह स्थित है जो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में है। आपने सुना होगा, द्वारका का नाम काफी प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण के लिए। द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में ये ओखा बंदरगाह है जो इसका प्रवेश द्वार ही कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी का। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह आप ध्यान रखिए। कांडला बंदरगाह का लोकेशन आप देख लें, ये कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है। कच्छ की खाड़ी का जो ईस्टर्न पार्ट है ध्यान रखिएगा, वहीं पर ये कांडला बंदरगाह जो अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, यह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र था जो कांडला बंदरगाह है। भारत के 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें से एक ये भी है। कांडला से हम लोग पश्चिम की ओर मूव करें तो यहां पर मुंद्रा, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट, गौतम अडानी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का ये अपना निजी पोर्ट है जो मुंद्रा पोर्ट है। यहां पर उनकी अपनी निजी रेलगाड़ी भी चलती है। ये जो मुंद्रा पोर्ट है वो उन्हीं का है। इसके और पश्चिम की ओर चले तो यहां पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, वो है मांडवी। तो इस खाड़ी के संदर्भ में हम लोग ध्यान रखेंगे 4 बंदरगाह यहां मौजूद हैं, जिनमें एक निजी क्षेत्र का और एक भारत के बड़े बंदरगाहों में से एक है जो दीनदयाल बंदरगाह मौजूद है, वो कच्छ की खाड़ी में ही मौजूद है। इसके अलावा नमक उत्पादन के लिए भी ये खाड़ी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया का एक आइलैंड पिरोटन द्वीप जो काफी महत्वपूर्ण है, पिरोटन आइलैंड, वो ये कच्छ की खाड़ी में ही आप ध्यान रखेंगे। यहां पर इसका जो लोकेशन है वो जामनगर, यहां पर ही जामनगर डिस्ट्रिक्ट है। जामनगर का नाम तो आपने सुना होगा, जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस कंपनी की है, मुकेश अंबानी उनके मालिक हैं, वो यहीं पर दुनिया की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो यहीं पर मौजूद है। ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है पिरोटन आइलैंड जो कच्छ की खाड़ी में मौजूद है, और यहां हमने इसे लिखा है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आइए गाइस, खंबात की खाड़ी के लोकेशन पर हम लोग ध्यान दें। खंबात की खाड़ी आप यहां पर देख रहे हैं, गुजरात का जो सदर्न पार्ट आपको दिख रहा है, आप यहां पर इस फिगर में देखें, गुजरात का ये सौराष्ट्र इलाका और ये साउथ गुजरात, ये दक्षिणी गुजरात का इलाका है। इन दोनों के बीच में ये खंबात की खाड़ी मौजूद है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं उस पर गौर करें कि यह जो नाम है खंबात की खाड़ी, ये खंबात नामक स्थान से ली गई है जो यहां पर मौजूद है, और उसी के नाम से इसका नाम खंबात की खाड़ी पड़ा। लेकिन इसका पूर्व नाम कैम्बे की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे हुआ करता था, इसी का नाम था कैम्बे की खाड़ी जो खंबात की खाड़ी का ही पूर्व नाम था।
ये खाड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये खनिज तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है हमारे लिए। अंकलेश्वर, खंबात और अलियाबेट जो 3 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं वो यहीं पर खंबात की खाड़ी में ही मौजूद है, वो इसी सेक्शन में मौजूद है। ये जो इलाका हमारा है और यह जो खाड़ी है यहाँ पर कई प्रमुख नदियां आकर गिरती हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती जैसी बड़ी नदियां यहीं पर आकर खंबात की खाड़ी में ही सागर से मिलती हैं। और नर्मदा नदी का मुहाना जहां पर है उसी मुहाने पर भरूच नगर बसा हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और भरूच के दक्षिण की ओर अगर चले तो ताप्ती नदी का मुहाना है और उस मुहाने पर सूरत नगर अवस्थित है। इसके अलावा एक प्रमुख द्वीप, ध्यान रखिएगा यहां भी एक आइलैंड है जो बहुत ही फेमस है, पीरम द्वीप या पीरम बेट आइलैंड, वो यहीं पर मौजूद है। और ये जिस जिले में मौजूद है वो जिला है भावनगर। दोस्तों आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है जामनगर और भावनगर में। 2 चीजों को आप ध्यान रखेंगे, जामनगर जहां की तेल शोधनशाला रिलायंस की मौजूद है वो यहां कच्छ की खाड़ी में मौजूद है जामनगर, और भावनगर यहां खंबात की खाड़ी के पास मौजूद है। तो एक पर आप कमांड रखिए, या तो जामनगर या भावनगर, तो दूसरा अपने आप बता सकते हैं कि कहां पर होगा, क्योंकि दोनों मिलते हुए नाम हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात, दमन और दीव यहीं पर खंबात की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर यहां पर मौजूद है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो खंबात की खाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर की ओर जो इसकी चौड़ाई है लगभग 20 किलोमीटर है और दक्षिण की ओर यहां पर चौड़ाई 70 किलोमीटर है, 70। लेकिन दमन और दीव जो यहां पर मौजूद है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है दमन और दीव के बीच की जो यहां पर समुद्री लंबाई है। दोस्तों अब मन्नार की खाड़ी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, जैसा कि मालूम है कि यह खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, तो उसके लोकेशन पर आप ध्यान दें। मन्नार की खाड़ी का जो लोकेशन है भारत का ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है और श्रीलंका का ये उत्तर पश्चिमी अथवा पश्चिमी हिस्सा है जिसके मध्य ये खाड़ी मौजूद है। यहाँ पर जो आप डॉट डॉट देख रहे हो यहाँ पर ये राम सेतु एडम ब्रिज है जिसके साउथवर्ड दक्षिण में ये मन्नार की खाड़ी मौजूद है। जैसा कि खाड़ी का परिभाषा मालूम है, जो 3 और स्थल खंडों से घिरा हो और एक तरफ वो जल से जुड़ा हो तो वो खाड़ी का इलाका है। तो यहां पर जो एडम ब्रिज अथवा राम सेतु का मामला है, राम सेतु के संदर्भ में विस्तृत रूप से अभी मैं बताने वाला हूं। पहले आप यहां पर देख ले खाड़ी का जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है, वो ये पोजीशन है मन्नार की खाड़ी का। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं तो उस पर पहले हम लोग गौर कर लें। जो मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य तो है, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये मन्नार की खाड़ी मौजूद है। अब यहाँ पर विशेषताओं को देखें, राम सेतु एडम ब्रिज से दक्षिण, तो एडम ब्रिज के साउथवर्ड ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, यही है मन्नार की खाड़ी का इलाका। तो राम सेतु, धनुषकोडी और तिलई मन्नार, ये तिलई मन्नार और धनुषकोडी, तो ये 2 सेक्शन यहां पर वो 2 जगह हैं। धनुषकोडी भारत में है और तिलई मन्नार श्रीलंका में है, जिनके बीच ये राम सेतु मौजूद है। वो एक कह सकते बाउंड्री बना रही है इस खाड़ी का। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है तमीरबरनी या थामीराबरनी नदी, वो यहीं पर आकर मन्नार की खाड़ी में ही गिरती है। इसके अलावा श्रीलंका की भी एक नदी है अरूबी नदी, ये नदी भी मन्नार की खाड़ी में आकर गिरती है। तो 2 नदियां, एक भारत की और दूसरी श्रीलंका की, भारत की तमीरबरनी और श्रीलंका की अरूबी नदी इसी मन्नार की खाड़ी में आकर मिलती है या गिरती है। मन्नार की खाड़ी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध समुद्री जीव जिसे हम डगोंग कहते हैं, जिसे हम समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, वो यहां पर बहुतायत से मिलती है। मन्नार की खाड़ी की एक प्रमुख विशेषता है। आइए राम सेतु या एडम ब्रिज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए भारतीय भूक्षेत्र यहां पर मौजूद है, ये रामेश्वरम है, रामेश्वरम। यहां पर जो आप एंगल देख रहे हो ये मान लीजिए एक आइलैंड के रूप में यहां से निकली हुई है और यहां पर रामेश्वरम मौजूद। रामेश्वरम नगर पंबन द्वीप पर बसी हुई है। रामेश्वरम से ही आगे हम लोग बढ़े तो यहां पर एक धनुषकोडी है जिसका नाम है धनुषकोडी, वो स्थल जहां से श्रीलंका की निकटतम दूरी है, धनुषकोडी। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच अगर मान लीजिए श्रीलंका का भूक्षेत्र है, यहां पर इसका एक आइलैंड है, वो है मन्नार आइलैंड, यानी द्वीप का नाम है मन्नार। और इसी का जो सबसे आखिरी पॉइंट है यहीं पर उसका एक नगर है तिलई मन्नार,
तिलई मन्नार। ये एक द्वीप है और द्वीप का आखिरी सेक्शन तिलई मन्नार है। तो तिलई मन्नार और धनुषकोडी ये निकटतम दूरी है भारत और श्रीलंका के बीच में। वो जो सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एडम ब्रिज या आदम ब्रिज है। तो वो दो नगर, वो धनुषकोडी वो ये है और तिलई मन्नार ये है। इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस मात्र 27 किलोमीटर, मात्र 27 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है धनुषकोडी से लेकर तिलई मन्नार के बीच। 1964 तक फेरी यहां पर चला करती थी। भारत और श्रीलंका के बीच जो आवाजाही थी, लोग आते जाते थे फेरी के माध्यम से, जो धनुषकोडी से तिलई मन्नार के बीच चला करती थी। लेकिन 1964 में एक भयानक समुद्री तूफान में धनुषकोडी पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज जो भी वहां पर है मंदिर, चर्च वगैरह जो थे, वो आज खंडहर के रूप में मौजूद है और पर्यटकों के लिए ही वो बचा रह गया है। रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी मौजूद है और धनुषकोडी और तिलई मन्नार के बीच 27 किलोमीटर का फासला है। अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम डिस्टेंस कितना है, 27 किलोमीटर बिटवीन, यानी धनुषकोडी और तिलई मन्नार के बीच में। और यहीं पर वो जो क्षेत्र है जो एडम ब्रिज के नाम से जाने जाते हैं, एक्चुअली चूने पत्थर से निर्मित कई छोटे छोटे द्वीपों के समान यहाँ स्थलखंड मौजूद है, जिनके ऊपर अब समुद्र फैल चुके हैं। तो यहीं पर नासा ने भी एक पिक्चर जारी की थी और इसे सच माना था कि एक स्थलाकृति यहाँ दिखती है जो मौजूद थी। इसी कारण से इसे एक स्थल माना गया और इसे खाड़ी का दर्जा दिया गया, खाड़ी का नाम दिया गया, क्योंकि इस स्थिति में ये भी तो स्थल से घिरा हुआ इलाका है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि राम सेतु से साउथवर्ड, दक्षिण की ओर जो खाड़ी, जो क्षेत्र, जो समुद्री इलाका मौजूद है, वो मन्नार की खाड़ी है और यह खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है। और यहीं पर आप एक नया वर्ड आता है स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट किसे कहते हैं। स्ट्रेट जिसे जल संधि, जैसा आपने सुना होगा पाक जल डमरू मध्य, और पाक स्ट्रेट PAL के पाक स्ट्रेट, जल संधि या जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। दो बड़ी जलराशि, ध्यान रखिएगा, अगर एक यहाँ पर जलराशि का क्षेत्र है और यहाँ पे एक जलराशि का क्षेत्र है और एक नैरो मार्ग जो इस दो जलराशि को आपस में कनेक्ट करती है, मिलाती मार्ग, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो एक नैरो जल मार्ग है वो कहलाता स्ट्रेट या जल संधि। तो यहाँ पर हम देखें पाक जल संधि, जो पाक स्ट्रेट मौजूद है वो दो जल क्षेत्रों को मिलाती है, इधर मन्नार की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी। मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क, ROBERT, रॉबर्ट पार्क। ये मद्रास के गवर्नर थे 18वीं शताब्दी में। 1755 से 1763 तक रॉबर्ट पार्क मद्रास के गवर्नर रहे थे और इन्हीं के नाम पर इस जल संधि का नाम पाक स्ट्रेट पड़ा है। यह पाक स्ट्रेट जो है, जल संधि जो है, किन दो जल क्षेत्रों को मिला रही है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मन्नार की खाड़ी के नॉर्दर्न पार्ट में पाक स्ट्रेट मौजूद है, तो पाक जल संधि भी कहां है, भारत और श्रीलंका के बीच में। राम सेतु से जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पाक स्ट्रेट का इलाका है, यहां पर मौजूद है, और राम सेतु से जो साउथवर्ड है वो मन्नार की खाड़ी है। ये दो चीज आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये खाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है और दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है यह बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी तट पर मौजूद है। बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि 7 देश ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से लगे हुए, उनके तटीय इलाके में मौजूद हैं। वो जो देश हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये 7 देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के ही चतुर्दिक मौजूद है। आप मैप में देखेंगे एटलस में, तो यहाँ पर श्रीलंका की अवस्थिति, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश बंगाल की खाड़ी के चतुर्दिक मौजूद है। इसकी आकृति किस प्रकार की है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार, स्पष्ट रूप से त्रिभुज के आकार की है। अगर इसे चौड़ाई देखूं तो ये एक त्रिभुज की आकृति में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। यहां पर कई महत्वपूर्ण नदियां आकर गिरती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जैसा कि मालूम है, दुनिया का यह सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको यह पता है कि जब गंगा बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो उसी का नाम पद्मा हो जाती, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो वो जमुना के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा और जमुना का जब मिलन होता है तो वो मेघना के नाम
नाम से जानी जाती है, तो हम विभिन्न नामों से कह सकते हैं गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, या पद्मा, जमुना या मेघना, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस भारतीय संदर्भ में देखें तो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ लगातार बढ़े तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो सारी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके अलावा म्यांमार की इरावदी या इरावती नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही आकर के गिरती है। बड़े बंदरगाहों की मैं बात करूं तो यहां पर आप देख लीजिए चेन्नई से मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर विशाखापत्तनम, पारादीप जो ओडिशा में, इसके बाद हल्दिया और कोलकाता। इसके आगे आप बढ़ें तो बांग्लादेश के अंतर्गत दो प्रमुख बंदरगाह, बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है चटगांव, और दूसरा जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, नाम याद रखिएगा, उसका नाम है मोंगला। इसके पश्चात यांगोन, एक्चुअली ये यांगून है, जो प्राचीन रंगून था, वो बर्मा या म्यांमार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह हैं वो बंगाल की खाड़ी के तटीय सेक्शन में ही मौजूद है, और इसी खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, अवस्थित है। और यहां भी एक बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर मौजूद है, जो इसी खाड़ी का एक अभिन्न अंग है। गाइज, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर ये बातें बताई हैं। एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखें, बंगाल की खाड़ी का ही हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में एक नाम मिलता है, वो नाम है महोदधि। ये बंगाल की खाड़ी का ही प्राचीन नाम है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में कोई कंफ्यूजन खाड़ी के संदर्भ में तो नहीं होगा, और खाड़ी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे आप ध्यान में रखेंगे, उसे आप प्रश्न की तरह पढ़ भी सकते हैं। जो फैक्ट्स है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके गाइज, जो भी नए बंदे हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप अति शीघ्र सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस जो आ रहे हैं उसका आप बहुत ही माइन्यूटली वॉच करें, विस्तार से देखें, तभी आपको फायदा मिलने वाली है। इनसे संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें लिखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये भी आपका दायित्व है, और उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलती है कि आपके लिए मैं और बेहतर करूं और आपकी सफलता में मैं सहयोग दे सकूं। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।